द लाइव्स ऑफ मेडिवल सेंट्स। लाइव्स ऑफ मेडिवल सेंट्स जो है वो एक म्यूरल है हिंदी भवन में शांति निकेतन में, जिसको विनोद बिहारी मुखर्जी ने क्रिएट करा था इंडिया के इंडिपेंडेंस के मतलब 1946-1947 में। जो म्यूरल है ये एक टेक्निक बताता है फ्रेस्को बोनो का, जो कि ऑलमोस्ट 23 मीटर कवर करता है पूरे अपर हाफ ऑफ 3 वॉल्स ऑफ द रूम। आप समझ रहे हैं, मतलब पूरे रूम की 3 दीवारों का अपर हाफ पूरी तरीके से कवर करता है, जो कि 23 मीटर है। तो मुखर्जी ने बहुत ही स्किलफुली हमें रिमाइंड करा है हमारे कि हमारा ट्रेडिशन कितना सिंक्रेटिक, मतलब सिंक में चलता हुआ टॉलरेंट रहा है इंडियन लाइफ का, और कैसे हमें ग्रेट भक्ति पोइट्स जैसे रामानुजा, कबीर, तुलसीदास, सूरदास से हमें कितनी सारी लाइफ की टीचिंग्स मिलती है। विनोद की आईसाइट बहुत पुअर थी, लेकिन उसके बावजूद जो आर्टिस्ट है उन्होंने डायरेक्टली सीधे वॉल्स पे कंपोज कर दिया, मतलब कोई स्केचेस भी नहीं बनाए पहले, ऐसे नहीं पेंसिल से पहले स्केच करे फिर पेंट करा, डायरेक्ट उन्होंने वॉल्स के ऊपर बनाया। द लाइव्स ऑफ मेडिवल सेंट्स जो है वो मॉडर्न स्टाइल में पेंट करा गया है, जहाँ पे हर फिगर जो वो इसको बेयर मिनिमम लाइन्स के साथ क्रिएट करा है, बहुत डिटेल्स नहीं, जितनी हो सके जितने कम लाइन्स हो सके उसमें उनको क्रिएट करा है। उसी टाइम पे हर फिगर जो है उसके नेबर से रिलेट करता है, या तो रिदमिक नेटवर्क ऑफ लाइन्स से, मतलब कुछ तरीके से जो म्यूरल है हमें एक पेंटेड वूवन टेपेस्ट्री को रिमाइंड करता है, एक प्रोफेशन जिसमें बहुत सारे सेंट्स बिलोंग करते हैं, मतलब उस तरीके से हमको ये पोर्ट्रे करता है। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्टिस्ट है मॉडर्न इंडिया के जिन्होंने म्यूरल का पोटेंशियल रियलाइज़ करा पब्लिक आर्ट बनने में। तो देखिए, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको क्लास 12 का पूरी तरीके से सिलेबस वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूँ, जो मैं ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग के लिए कर चुकी हूँ। ये हमारा लास्ट वीडियो है पेंटिंग का। सो आप जाकर मेरे चैनल पे डीमिस्टिफाइड पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डीमिस्टिफाई पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, हमने ये देखा लाइव्स ऑफ मेडिवल सेंट्स। अब इसमें हम देख सकते हैं कितनी बहुत ही सिंपल कलर्स का यूज़ करा गया है, और मेडिवल सेंट्स के बारे में कबीर दास, तुलसी, सूरदास और रैदास, इनको यहाँ पर इसने डिपिक्ट करा है एक वॉल के ऊपर। ओके, तो एक फ्रेस्को बोनो नाम की टेक्निक का यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मदर टेरेसा। इसको पेंट करा है एम एफ हुसैन ने। एक सेंटली फिगर मदर टेरेसा का पेंट करा है उन्होंने, जो कि 1980s को बिलोंग करती है। ये पेंटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है आर्टिस्ट की, जिसने एक नया लैंग्वेज क्रिएट करा है मॉडर्न आर्ट का। ये जो फिगर है फेसलेस मदर का, ये बहुत बार अपीयर करता है, मतलब देखिए ये एक में ये बेबी को होल्ड कर रही है, एक में यहाँ है, एक में यहाँ है, ठीक है। तो जो सेंट्रल फिगर है एक सीटेड मदर का, उसने एक उनकी गोद में एक मैन यहाँ पर देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टली ले कर रहा है। ये आर्टिस्ट की फेमिलियरिटी बता रहा है कि वो यूरोपियन आर्ट से कितना फेमिलियर है, स्पेशली जो कि फेमस इटालियन रेनेसो मास्टर है मिशेलेंजेलो, उन्होंने एक पीटा ड्रॉ करी है, तो ये उससे बहुत कुछ सिमिलर है। दूसरी तरफ हमें फ्लैट शेप्स का यूज़ दिख रहा है कि सीन को मॉडर्न दिखाने के लिए बहुत ही फ्लैट सिंपल शेप्स का है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कटआउट सा बना हुआ है। ये आर्टिस्ट जो है वो हमें इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब रियलिस्टिकली हमें मदर टेरेसा की लाइफ नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन सजेशन करना चाहता है, बेयर सजेशन के थ्रू हमें दिखाना चाहते हैं कि मदर टेरेसा की लाइफ कितनी गिविंग थी, कितनी कैसी थी। तो हम व्यूअर्स के थ्रू हम सिर्फ क्लूज़ फॉलो कर सकते हैं जो उन्होंने आर्टिस्ट ने हमारे लिए लीव करे हैं, जिससे हम एक स्टोरी का सेंस बना सकें। तो ये जो नीलिंग फिगर है विमेन का, ऑन वन साइड हमें हिंट देती है कि स्टोरी जो है वो हीलिंग के बारे में, नर्सिंग के बारे में, कि कैसे हम हेल्पलेस लोगों की मदद करके उनकी हील करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो इसमें ब्लैकनेस यहाँ पे दिखाई है, जो है ये फेसलेस जो दिखाया है, ये यूनिवर्सल मदरहुड की तरफ बताता है। हमने टेक्स्ट तो पढ़ा, अब हम खुद थोड़ी सी अगर स्टडी करें तो बेसिक कलर्स का यूज़ करा गया है इसमें, एंड ये जो फेसलेस का है इसका मतलब है यूनिवर्सल मदरहुड को ये दिखाते हुए। तो इसमें टोटल करके हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 फिगर्स हैं, जिसमें 3 जो है वो मदर टेरेसा जैसे फिगर है। अब इसमें वाइट का है जो ये मदर टेरेसा जैसे दिखाया है, और ये जो ये ऑरेंज ऑकर येलो में जो पेंट करा गया है, इस मतलब मदर टेरेसा की तरह ही और भी लोग हैं जो अब उनको हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं की पाथ पे चल के और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जो है वो है हल्दी ग्राइंडर। इसको पेंट करा है अमृता शेरगिल ने 1940 में। ये वो टाइम था जब वो इंडियन आइडियलिक रूरल सेटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रही थी, कि इंडिया के जो रूरल सीन है उससे इंस्पायर हो रही थी। ऐसा जो सीन है जो इंडियन वुमेन को डिपिक्ट कर रहा है कि वो ट्रेडिशनल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बिजी है, जैसे कि वो हल्दी को ग्राइंड कर रही है, ड्राई टर्मरिक को का पाउडर बना रही है, इसको इन्होंने इंडियन स्टाइल में पेंट करा। ये सरप्राइज़ नहीं है कि उन्होंने ब्राइट और सैचुरेटेड पिगमेंट्स का यूज़ करा अपना पेंट करने के लिए। तो उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न आर्ट में मतलब यूरोप में उन्होंने ट्रेनिंग ली है पेरिस में,
तो वो बहुत ही क्विकली पैरेलल देख पाई कि मिनिएचर ट्रेडिशन जो नॉर्थ इंडिया का है और पॉल गॉगिन का एक आर्टिस्ट जिसको वो एडमायर करती थी उसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या पैरेलल्स हैं। तो ये दिखता है हमें कि उन्होंने किस तरीके से ब्राइट कलर पैचेस का यूज़ करके एक दूसरे को पास में जो फिगर्स को बैठाया है, और इसमें मतलब सिर्फ शेप्स कर रहे हैं फिगर्स की, कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं, सिर्फ फिगर्स की शेप जैसे क्रिएट कर रहे हैं, कोई आउटलाइन भी नहीं करी है, कलर कॉन्ट्रास्ट से हमें समझ में आ रहा है। तो ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो ये हमें बसोली पेंटिंग जो है उसके बारे में बताता है। जो विमेन और ट्रीज़ है वो फ्लैट शेप्स में पेंट करे हुए हैं। शेरगिल जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कोई डेप्थ, कोई डिटेल्स क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं है लैंडस्केप में, और सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न वो एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट क्रिएट करना चाहती है। तो मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पार्ट 2 पार्ट 3 में एक्सप्लेन करा है कि हमें स्टडीज़ को, जो हमारी स्टडीज़ हम कर रहे हैं, इसको लर्न करने का, इसको आंसर कॉपी में लिखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका क्या होता है। और जाके मेरे चैनल पे वो वीडियोस डीमिस्टिफाई चैनल पे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पार्ट 2 पार्ट 3 चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आप बहुत ही क्लियरली बता पाएंगे और बहुत क्लियरली आप लर्न भी कर पाएंगे जल्दी एंड उसको आंसर लिखने में भी बहुत क्विकली कर पाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये एक बसोली स्टाइल को दिखाता है। यहाँ पर एक 4 फिगर्स दिखाएं, एक बहुत दूर फिगर बैठा हुआ है, 2 जो है ये हल्दी को ग्राइंड कर रहे हैं, एक यहाँ पर लड़की बैठी हुई है, और ऐसा नोशन है कि अब उसको भी इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसको भी आगे यही करना है। अब यहाँ पर ये फेसलेस मतलब डार्क फेस बनाने का मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा आदी हो गए इस चीज़ के, इतने ज़्यादा हो गए कि अब जैसे उनमें कुछ नहीं करने की इच्छा ही नहीं बची, उनको अब ऐसा लगने लगे, एक्सेप्ट कर लिया कि अब यही हमारी लाइफ है। और आगे इस गर्ल की भी ये जो हेड कास्ट नाउन करके बैठी है, उसका मतलब उसने भी जैसे एक्सेप्ट कर लिया कि उसको भी आगे इसी तरीके से करना है। और ये देखिए ये पेड़ को उन्होंने जिस तरीके से ड्रॉ कराया ताकि एकदम से ये दोनों पेड़ को ऐसे वी शेप में ड्रॉ कराया ताकि एकदम फोकस जो है वो हमारा इस सीन के ऊपर आए। तो बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, और एक बैकग्राउंड में एक लेडी का फिगर हमें ड्रॉन दिख रहा है। फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली, ये पेंटिंग जो है ये वाटर और ऑयल कलर्स दोनों का यूज़ करके बनाई गई है एक एक्रिलिक शीट पर, और इसको के.जी. सुब्रमण्यम ने 1986 में क्रिएट करा था। ये वर्क है एक प्रोलिफिक राइटर का, मतलब के.जी. सुब्रमण्यम बहुत ही अच्छे राइटर, स्कॉलर, टीचर, आर्ट हिस्टोरियन थे, जो कि इंडियन आर्ट की जो ट्रेडिशन थे, मिनिएचर्स थे, वर्ल्ड के जो बाकी पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स है उससे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे। जो टाइटल है इसका मतलब उनका घर पूर्वपल्ली को रेफ़र करता है, तो फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली वो दिखाता है। एक पूर्वपल्ली जो है वो शांति निकेतन की एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे उनकी इमेजिनेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करी है। मतलब शांति निकेतन के एक छोटे से मतलब पूर्वपल्ली के उनके गांव से वहाँ से वो पूरी वर्ल्ड को जैसे उनकी इमेजिनेशन ट्रैवल कर रही है। उनका इमेजिनरी लैंडस्केप जो है उसमें अजीब सा वर्ल्ड है जिसमें बर्ड्स, एनिमल जो है वो ह्यूमंस के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिला के सो रहे हैं, कर रहे हैं मतलब। तो अनयूजुअल ट्रीज़ है जो कि फेदर्स से मतलब लीव्स की फेदर्स से ग्रो कर रहे हैं। ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो बहुत ही स्केची है, कलर जो है बहुत ही क्विक ब्रश स्ट्रोक्स में अप्लाई करे हुए हैं। पैलेट जो है बहुत ही अर्दी ऑकर्स, ग्रीन्स, ब्राउन्स का यूज़ करा गया है। मेल और फीमेल फिगर्स जो है टॉप पे हमें बताते हैं अर्बन फोक के बारे में, जैसे कि कालीघट पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पॉपुलर थी कॉलोनियल कैलकटा में लेट 19th सेंचुरी में। तो वापस से ये जो ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग के फिगर्स है इनको टॉप पे अरेंज करा गया है, मतलब एक दूसरे के पीछे नहीं एक साथ अरेंज करा है, जिससे एक फ्लैट स्पेस इसमें क्रिएट होता है, एक मॉडर्न आर्ट का जो साइन है। यहाँ पर भी हमें देखने को ये दोनों फिगर्स का देखने को मिल सकता है। अब हमने टेक्स्ट तो पढ़ा, अब हम देख सकते हैं किस तरीके से एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, बहुत ही स्केची और एजी सी एक पेंटिंग है। 2 यहाँ पर फिगर्स हैं। तो ये के.जी. सुब्रमण्यम की एक पेंटिंग है जिसको वाटर और ऑयल दोनों कलर्स का यूज़ करके बनाया गया है। ये देखिए बर्ड्स हैं, ये किस तरीके से इनको पेंट करा गया है। नेक्स्ट है ये एक वर्लपूल है। वर्लपूल जो एक प्रिंट है जिसको एक कृष्णा रेड्डी ने बनाया है 1963 में। तो ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशन है जिनको बहुत अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लूज का यूज़ करके बनाया गया है। हर कलर जो है वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड होकर एक पावरफुल वेब डिज़ाइन जैसा क्रिएट करता है। तो ये रिजल्ट एक नई टेक्निक का प्रिंट मेकिंग में जो उन्होंने डेवलप करी थी एक दूसरे वेल नोन प्रिंट मेकर स्टैनली विलियम हेल्टर के साथ मिलके, जो कि उनका फेमस स्टूडियो था जिसको कहा जाता था एटलियर 17। ये मेथड जो है इसको विस्कोसिटी प्रिंटिंग के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स को अप्लाई करा जाता था एक ही मेटल प्रिंटिंग प्लेट पर। तो हर कलर को मिक्स करके लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करके और वेराइट कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स करा जाता था ताकि
ये इंश्योर करा जा सके कि कलर्स एक दूसरे के साथ मिल ना जाए। तो कलर्स में लिंसीड ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो एक दूसरे से डिफ़र करता था। प्रिंट्स की जो सब्जेक्ट मैटर है वो वाटर करंट के साथ डील कर रहे हैं, वो एप्टली कैप्चर करता है क्या टेक्निक जिस तरीके से यूज़ करी गई है कि किस तरीके से वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, उस टेक्निक को बहुत ही प्रॉपर्ली कैप्चर करा है। ये प्रिंट जो है वो अभी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क USA के कलेक्शन में। तो देखिए वर्लपूल नाम बहुत अच्छे से सजेस्ट करता है, और इसमें बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ है कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू है लेकिन उनका लिंसीड ऑयल में कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। मतलब एक आपको बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक में 1 चम्मच लिंसीड ऑयल, एक में 2 चम्मच, ये ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसका यूज़ करा गया ताकि ये कलर जो एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि सब है तो शेड्स ऑफ ब्लू ही, तो एक दूसरे से सेपरेटेड रहे और एक डिज़ाइन किस तरीके से वर्लपूल वेब डिज़ाइन जैसा यहाँ पर फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट हमारी आती है चिल्ड्रन, एक ग्राफिक प्रिंट है, मोनोक्रोमेटिक एचिंग एक्वा टिंट के साथ मिलकर बनाई गई है, सोमनाथ होरे ने बनाई है 1958 में। ये बंगाल फेमाइन का एक्सपीरियंस है 1943 का, जिससे बंगाल एक जो फेमाइन हुआ था 1943 में, उसका बहुत लास्टिंग इंप्रेशन पड़ा है सोमनाथ होरे पे, और उन्होंने उसी के ऊपर बहुत वो बनाई है। तो उनकी अर्ली स्केचेस और ड्राइंग जो थी वो ऑन स्पॉट उन्होंने बनाई है, लाइव ड्राइंग्स की बनाई है, हैप्लेस विक्टिम्स की बनाई है, जो फेमाइन के विक्टिम्स है, सफ़र कराए जिन्होंने, जो मरते हुए पेजेंट्स की सिक है, और जो उनकी बुरी किस्मत की वजह से मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी कुछ हो नहीं पा रहा है, पोर्ट्रेट्स ऑफ मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। ये लाइन ड्राइंग्स जो है इन्होंने रिप्रेजेंटेशन कॉन्टूर फॉलो करा है, टोनल डिवाइसेस जो कि सेल्डम अडॉप्ट किए जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करे जाते थे आर्टिस्ट के थ्रू। तो इस एचिंग में हमें चिल्ड्रन की इमेजेस दिखती है, जो कि एक एक्सपीरियंस 1943 के फेमाइन के एक्सपीरियंस से ली गई है, जो कि उनकी मेमोरी में थी, उससे उन्होंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा है। ये क्लोज नेट कॉम्पोजिशन है, 5 फिगर्स जो है वो मतलब ये आई थिंक कुछ यहाँ पर मैंने पहले भी पढ़ा था, तो ये मुझे लगा था कि ये जो इमेज यहाँ पे दी गई है और जिसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये दोनों अलग अलग है। Okay, these are not the same, so please don't refer to this image because this explanation here is not of this image. तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 5 फिगर्स को स्टैंडिंग फिगर्स है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, सराउंडिंग सिचुएशन नहीं है, ऐसा लग रहा है फिगर्स आपस में बात कर रहे हैं। जो फिगर्स है वो लीनियर है, उनके मतलब इतने ज़्यादा पतले दुबले ऐसे लग रहे हैं क्योंकि मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं, उनके रिबकेज जो है थोरैक्स तक इनके दिख रहे हैं, रिबकेज भी उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं, इनके स्कल बहुत बड़े बड़े हैं और स्मॉल छोटा सा फेस है, पूरी बॉडी जो है वो ऐसा लग रहा है कि 2 पतले पतले पैरों पे बिल्कुल खड़े हुए हैं। इनका डेफिनेशनल लाइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट लीनियर जेस्चर है, बहुत ज़्यादा बेंड वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है। उनकी रिब में भी ऐसे लग रहा है कि जैसे हड्डियाँ बिल्कुल दिख रही है, एक एक चीक की बोन, गालों की हड्डियाँ उनकी दिख रही है, बहुत ही डीप वूंड्स हमें दिख रहा है। जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी स्किन के नीचे मतलब बिल्कुल ही एक माल न्यूट्रिशन बताता है कि स्किन इतनी पतली है कि बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये हमें एक नैरेटिव क्वालिटी बताती है पिक्चर की कि उस सिचुएशन में उसको प्लेस ना करते हुए विजुअल डेटा से कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, कि रिडक्शनिस्ट और सिंप्लीफिकेशन मेथड से इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ उन फिगर्स को दिखा के पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये बच्चे जो है ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सोमनाथ होरे की और भी आर्ट वर्क है, जैसे पेजेंट्स मीटिंग, वुंडेड एनिमल, चाइल्ड, मदर विद चाइल्ड, मोर्नर्स एंड द अनक्लैड बेगर फैमिली। नेक्स्ट हमारी जो है वो है देवी। ये पेपर के ऊपर एक एचिंग करी है, इसको ज्योति भट्ट ने करा है 1970 में इसको एचिंग करी है। उन्होंने पेंटिंग को स्टडी करा है, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, और वो अपने मेंटोर KG सुब्रमण्यम से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने एक नई आर्ट लैंग्वेज को कार्व आउट करा है जो कि फोक ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड है, पॉपुलर प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है। वो बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स को साथ मिला के कंपोजिट नैरेटिव को फॉर्म करते हैं। उनके वर्क जो है वो एक टेनुअस बैलेंस ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, जहाँ पे पास्ट जो है वो एक वाइब्रेंट रिपोजिटरी की तरह हमें मिलता है, मतलब एक कंटेम्प्रेरी और पास्ट का एक बहुत ज़्यादा अमालगमेशन और मिलता हुआ कॉम्बिनेशन दिखता है। तो इस प्रिंट में पिक्टोरियल इमेज ऑफ देवी यहाँ पे उन्होंने रिकास्ट करी है, रिकॉन्टेक्चुअलाइज करी है लीनियर ड्राइंग्स के साथ। यहाँ पर फ्रंटल फेस ऑफ विमेन हमें दिख रहा है, फोक मोटिव्स और पैटर्न्स का यूज़ करा है, जिससे एक पोर्ट्रेट ऑफ देवी उन्होंने फॉर्म करा है, जो कि सेंट्रली पेस्ड है एक आइकॉनिक इमेज में, 2 डायमेंशनल है, वर्ड्स एंड मोटिव्स है हमें दिख रहे हैं पोर्ट्रेट के आसपास, और तांत्रिक फिलॉसफी को एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, जो कि सेल्फ इवोल्यूशन और सेल्फ इन्वोल्यूशन के पावर को वो करता है कि हम हमारे अंदर मतलब तांत्रिक फिलॉसफी को, हमारे इनर एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है। तो ये स्टैटिक प्रिंसिपल ऑफ शक्ति को दिखाता है। भट्ट ने और भी ऐसे आर्टवर्क्स करे, जैसे कल्प वृक्ष, सेल्फ पोर्ट्रेट, फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट्स, सीता स्पिरिट, स्टिल लाइफ विथ 2 लैम्प्स, स्कैटर्ड इमेज अंडर द वार्म स्काई, तीर्थंकरा, एट्सेट्रा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दो, देखिए किस तरीके से रेड कलर की बिंदी फोकस ड्रॉ करती है। यहाँ पर चीक पे फ्लावर ड्रॉ करे हैं दोनों, यहाँ पर कान में जैसे कि ईयरिंग्स जैसे ड्रॉ करे, ये उनका बाकी का ये फेस है। बाकी इस तरीके से उन्होंने बेसिक एक रेक्टेंगुलर सा शेप ड्रॉ करा और इसमें 2 इनर सर्कल्स ड्रॉ करें। तो ये दिखाता है कि हमारी इनर एनर्जी का यूज़ करके सेल्फ इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन का यहाँ पर यूज़ करें। हमारी नेक्स्ट जो है वो है एचिंग है ऑफ वॉल्स, इसको जिंक प्लेट से बनाई गई है और पेपर पे प्रिंट करी है। इसको बनाया है अनुपम सूद ने 1982 में। तो अनुपम सूद जो थी उन्होंने प्रिंट मेकिंग स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में स्टडी करा है अर्ली 1980s में। जब वो इंडिया वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा इसकी एवरीडे रियलिटी की तरफ ड्रॉन थी, लोगों की तरफ अट्रैक्टेड थी। उनका बहुत डीप इंटरेस्ट था कि जो लोग सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है सोसाइटी की, तो वो बहुत कीन थी ये समझने में, उनको आर्टिस्टिकली पोर्ट्रे करने में। तो आप देखिए किस तरीके से वो एक इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ वुमेन क्रिएट करती है। यहाँ पर उसका फेस हॉल आउट करा हुआ है। तो ये पेंटिंग जो है वो एक लोनली अकेली सी औरत का फिगर बता रहा है, जो कि सड़क की साइड में पेवमेंट पे ऐसी बैठी हुई है। पीछे का डायलापिटेटेड वॉल है जिसमें एक फोक आर्ट कुछ बताया हुआ है, जैसे कि एक वर्लिया कोई ऐसा फोक आर्ट ड्रॉ करा हुआ है। नीचे के पोर्शन में हमें यहाँ पर एक सिर्फ आदमी का लोअर पार्ट दिख रहा है कि या तो वो सोया हुआ है या फिर वो मर चुका है। जो और पूरी प्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखा रही है, हॉलोड आउट है, मतलब एक्सप्रेशन लेस है कि बिल्कुल अब उम्मीद नहीं है, होप नहीं है। तो इस तरीके से वो एक प्रिंट हमें बता रहा है। रूरल साउथ इंडियन मैन एंड वुमेन, ये एक एचिंग प्रिंट है जिसको लक्ष्मा गौड़ ने बनाई है 2017 में। लक्ष्मा गौड़ जो थे वो एक बहुत ही फाइन ड्राफ्ट्समैन थे, प्रिंट मेकर थे। उन्होंने म्यूरल पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में स्टडी करी और उनके टीचर थे KG सुब्रमण्या। उनके साथ उनकी एक्सपेरिमेंट करा है उनके नैरेटिव मोड और फिगरेशन के साथ। तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स, क्लासिकल फोक वगैरह के साथ मिला के एक्सपेरिमेंटेशन करा है। वो ट्राई करते हैं कि शार्प डेमार्केशंस मेजर और माइनर आर्ट के बीच में इरेज कर सके, मतलब जो वो है। तो इसको एक लिंग्विस्टिक ब्रीथ देते हैं। उन्होंने हेल्प करा है कि बहुत अलग अलग मीडियम्स का यूज़ करके, जैसे ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, ये छोटे कहीं ना कहीं माइनर आर्ट्स हैं, तो इनको भी वो मेजर के उसमें उनका डिमार्केट करके यूज़ करने की कोशिश करा है। इस एचिंग में ह्यूमन फिगर्स जो है वो बैकग्राउंड में ट्रीज़ है और ह्यूमन फिगर्स ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में से इमर्स्ड है, मतलब जो उन्होंने देखी चाइल्डहुड मेमोरी है। ये हाईली ऑर्नेट कॉन्टूर्स का एक कॉम्बिनेशन है, रियलिस्टिक डिपिक्शन है पेजेंट्स का, जेंटली स्टाइलाइज करा हुआ है इसमें, जो कि एक उसको पपेट जैसा टच भी देता है। तो ये प्रिंट जो है लाइन बेस्ड है, कलर्ड है, और भी उनके आर्ट वर्क है जैसे विमेन, मैन, लैंडस्केप ऑफ टर्की, अनटाइटल्ड, जियान, चाइना एट्सेट्रा। तो बहुत ही सिंपल सी हमें दिख रहा है, मोनोक्रोमेटिक सी यहाँ पर प्रिंट हमें यहाँ पर लक्ष्मा गौड़ की ये बैठने दिख रही है। और उनकी मेमोरीज, एक साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस हमें इसमें देखने को मिल रहा है पेजेंट्स का, और स्टाइलाइजेशन हमें ट्री में यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ये एक ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर है। इसको ब्रॉन्ज में बनाया है, इसको देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाया है। इसको मरीना बीच चेन्नई में इंस्टॉल करा था रिपब्लिक डे पे 1959 में 26 जनवरी। तो ये दिखाता है कि कैसे 4 मैन एक पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि कैसे इनका कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन लेबर का कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अनकॉन्करेबल मैन है जो मतलब नेचर के साथ बिल्कुल ना हार मानते हुए रेसल कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुली कर रहे हैं। ये एक इमेज है लेबर का अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मतलब अगेंस्ट नेचर ह्यूमन लेबर कुछ भी कर सकता है। चौधरी जो है वो बहुत ही होते कि स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलेचर, जो वर्कर्स थे उनके स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलेचर की तरफ फोकस करते हुए, उनके बोन्स, वेन्स, फ्लैश को रिवील करते हुए, तो वो पोर्ट्रे करते थे कि एक्सट्रीम फिजिकल एफर्ट्स, इस तरीके से वो एक इमूवेबल बड़ी सी रॉक को भी वो फिजिकल एफर्ट्स अगर बहुत ज़्यादा करा जाए तो उसको भी वो हिला सकते हैं। ह्यूमन फिगर्स इस तरीके से इंस्टॉल है कि वो क्यूरोसिटी हमें इंस्टॉल करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम उसको हर तरफ से देख सकें। ये इमेज जो है ये ग्रुप लेकर है, हाई पेडेस्टल पे है, तो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि अभी तक सिर्फ ब्रिटिश डिग्नेटरीज, किंग्स वगैरह के पोर्ट्रेट्स को हाई ऊँची जगहों पर रखा जाता था, लेकिन ये कॉमन लोगों का, तो ये ह्यूमन लेबर को टिपिक करा। देख सकते हैं कितने उस तरीके से उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज़ करके मसल्स वगैरह दिखाई और चारों लेबर को एक पत्थर को हटाते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बहुत ही कितनी अच्छी तरीके से मूवमेंट को कैप्चर करा है, बहुत ही रियल लाइफ और रियल लग रहा है ये। नेक्स्ट हमारा जो स्कल्पचर है वो है संथाल फैमिली। जैसे कि ऊपर वाली ओपन एयर में रखा था, इसी तरीके से ये भी ओपन एयर स्कल्पचर, लार्ज स्केल स्कल्पचर है जो कि कला भवन के ग्राउंड्स में रखा है। इसको राम कंकर बैच ने 1937 में बनाया। इसको मेटल आर्मेचर सीमेंट के साथ मिक्स करके पेबल्स
के साथ सीमेंट को मिक्स करके और मेटल आर्मेचर से शेप दिया है। और ये कला भवन के कंपाउंड में शांति निकेतन, ताकि पब्लिकली हर कोई इसको देख सके। ये एक सीन है जिसमें संथल मैन जो है वो अपने बच्चों को कैरी कर रहा है डबल बास्केट में, जो कि एक पोल से जॉइंट है। ये देखिए, डबल बास्केट पोल से जॉइन करके वो कैरी कर रहा है। उसकी वाइफ और डॉग भी उसके साथ 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 चल रही है। ये फैमिली के माइग्रेशन और प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि कैसे उनको टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी थी। तो एक ये एवरीडे सीन रहा होगा आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहाँ पर संथल ट्राइब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में मिलती थी। हाउएवर वो एक इसको मॉन्यूमेंटल स्टेटस देते थे, मतलब बहुत ही इतनी सिंपल और ऑर्डिनरी चीज़ को उन्होंने एक बहुत ही मोमेंटस ओकेजन की तरह कन्वर्ट कर दिया। ये स्कल्पचर जो है वो राउंड है, मतलब इसको हर तरफ से देखा जा सकता है। ये बहुत ही लो पेडेस्टल पे है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमारी एवरीडे लाइफ हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारी स्पेस का एक पार्ट है। इस तरीके से उसको लो पेडेस्टल पे प्लेस करा गया। इस वर्क का सिग्निफिकेंस वो ये है क्योंकि ये सबसे पहला मॉडर्निस्ट स्कल्पचर इंडिया का है, जिसको मॉडर्न ऐसे पब्लिक ग्राउंड्स पे रखा है कि हर कोई इसको देख सके। मटेरियल जो इसमें यूज़ किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट ने ट्रेडिशनल मीडियम जैसे मार्बल, वुड या स्टोन का यूज़ ना करते हुए सीमेंट का यूज़ करा, जो कि मॉडर्निज्म का एक सिंबल है। क्राइस अनहर्ट ये हमारा एक नेक्स्ट स्कल्पचर है जो कि ब्रॉन्ज में बनाया है। इसको बनाया है अमरनाथ सहगल ने 1958 में। तो ऑल्दो आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करता है, 3 फिगर का यूज़ करा है, स्टिक लाइक फिगर्स में फ्लैट रिदमिकल प्लेन्स का यूज़ करा है, लेकिन फिर भी बहुत ईजिली हम इनको एज अ फैमिली समझ सकते हैं। ये हस्बैंड है, वाइफ है और उनका बच्चा है, कैसे वो अपने हाथ ऊँचे करके क्राई फॉर हेल्प कर रहे हैं, कि भगवान से जैसे हेल्प के लिए वो कर रहे हैं कि उनको हेल्प मिल जाए। उनकी हैंड जेस्चर से समझ में आ रहा है, जो कि परमानेंट शेप बन चुका है। मतलब वो इतनी हेल्प मान रहे कि अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं निकल रहा है, वो हेल्प जो है उसका कुछ वो नहीं निकल रहा है। तो इट इज़ पॉसिबल हम रीड कर सकें इस वर्क को एज अ सोशलिस्ट, जहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो मिलियंस ऑफ डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ को होमेज दे, जिनकी क्राइज जो है वो डेफ ईयर्स पे फॉल कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट पोएट मुल्कराज आनंद ने भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करा है, जो कि अब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। तो देख सकते हैं हम ये कैसे, मतलब क्राइज अनहर्ड, मतलब कितना भी वो कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से बोल दिया, भगवान से बोल दिया, उसके बावजूद उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, उनकी नीड उनकी अभी तक बरकरार है। हमारी नेक्स्ट जो है वो गणेशा एंड इसके बाद वंशी, लास्ट की 2 जो है हमारी बची हुई है, एंड इसके साथ हमारा पेंटिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गणेशा जो है एक ऑक्सीडाइज कॉपर का स्कल्पचर बना हुआ है, इसको पीवी जानकीराम ने 1970 में बनाया है, जो अभी NGMA की कलेक्शन दिल्ली में है। उन्होंने इसमें शीट्स ऑफ कॉपर को यूज़ करा है जिससे पिक्टोरियल स्कल्पचर बना सके, फ्री स्टैंडिंग फॉर्म और ऑर्नामेंटेड, उसको लीनियर एलिमेंट्स के साथ ऑर्नामेंट करा है। तो मेटल शीट्स को पतली पतली कॉन्क्लेव प्लेन्स में उन्होंने बीट करा है ताकि लीनियर डिटेल्स दे सके। ये लीनियर एलिमेंट जो है उसको फेशियल फीचर्स वगैरह देने के लिए, डेकोरेटिव मोटिव देने के लिए यूज़ करा है, जिससे कोई एक रिलीजियस आइकन की तरह सजेशन हो सके, जिससे उन्होंने इंटीमेट कंटेम्पलेशन को वो करा। तो जानकीराम जो थे वो एंशिएंट टेम्पलर स्ट्रक्चर साउथ इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से अट्रैक्टेड थे। तो उन्होंने इमेज ऑफ गणेशा को बहुत ही यूनिकली क्राफ्ट किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिजिनस कैरेक्टर को शो करता है केव और टेम्पल स्कल्पचर का। इस कल्चर में गणेशा जो है वो वीणा प्ले कर रहे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस कल्चर के डिटेल्स, टेक्निकल ब्लेंडिंग ऑफ मटेरियल, ये सभी जो है उसके मेटिकुलस क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं। उन्होंने इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किए कि ओपन एंडेडनेस, क्वालिटी ऑफ इंडिजिनस वर्कमैनशिप किस तरीके से गणेशा जो है उनकी ट्रेडिशनल इमेजरी को बताता है, और उन्होंने लीनियर डिटेल्स को ओवरऑल फॉर्म में बहुत ही एक्सप्रेस करा है। जो स्कल्पचर है उसको लीनियर टर्म्स में सिल्हूएट्स के थ्रू उन्होंने दिखाया है, 3 डिमेंशनलिटी दिखाया है, तो उसके वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है, रिदम और ग्रोथ है, और लिरिकल स्टाइलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये अमैलगमेशन है फोक का और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप का। तो हमें इसमें 4 लिम्स देखने को मिल रहे हैं। 2 लिम्स है वो वीणा को पकड़े हुए हैं, एक लिम्ब में यहाँ पर इस तरीके से उनका हाथ दिख रहा है। देख सकते हैं हम किस तरीके से उन्होंने एक स्टैंडिंग फिगर सिर्फ मेटल शीट्स का यूज़ करके उन्होंने बनाया है। लास्ट हमारी आती है वंशी, एक आर्टवर्क है जिसको मृणलिनी मुखर्जी ने 1994 में क्रिएट करी थी। वो एक अनयूजुअल मटेरियल का यूज़ करती है स्कल्पचर बनाने के लिए। वो हेम्प फाइबर का यूज़ करती है, एक मीडियम जिसके साथ उन्होंने अर्ली 1970s में एक्सपेरिमेंट करा था। तो इंट्रिकेट वे में जाती है, मतलब बहुत ही डिटेल्स ऐड करती है। उन्होंने पूरा एक वूवन उसको कॉम्प्लेक्स को एक साथ नॉट आउट करके एक जूट फाइबर से एक शेप बनाया है। तो ये दिखता है कि बहुत ही ईयर्स, मतलब बहुत ही नए मटेरियल को बहुत ही लंबे साल तक हैंडल करके उन्होंने ये चीज़ बनाई है। तो रिसेंटली उनके फाइबर वर्क्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करा है, क्योंकि उनकी ओरिजिनलिटी की वजह से, उनकी बोल्डनेस ऑफ इमेजिनेशन की वजह से। तो ये जो वर्क है उनका, जिसका टाइटल है वंशी, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ वुड्स, तो वो इस ऑर्डिनरी मटेरियल को एक मॉन्यूमेंटल फॉर्म में, मतलब जूट जैसा ऑर्डिनरी मटेरियल को एक मॉन्यूमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है।
तो अगर हम केयरफुली देखें जो फिगर की बॉडी, हम नोटिस कर सकते हैं कि इसका एक फेस है, एक इनवर्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रोट्रूडिंग से लिप्स, देखिए मतलब एक्सप्रेशन अंदर की तरफ धंसता हुआ है, लिप्स जो है वो बाहर की तरफ निकलते हुए हैं, और ओवरऑल जी एक पावरफुल प्रेजेंस है नेचुरल डिविनिटी का। तो इस तरीके से उन्होंने वंशी को बनाया है।